हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए आज मैं आप लोगों को एक और नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, मैं कल चैप्टर 9 का, क्लास 12 का चैप्टर 9 का जो है चैप्टर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत कर चुका हूं। और अब डेली शाम के 7 बजे आपको वीडियो लोड हो जाया करेगा। आप लोग इसको ध्यान से देखें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कम समय के लिए में अच्छी तैयारी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करने का मटेरियल दे रहा हूँ। आप कम से कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप इसका सही इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आइए मैं बिना देरी का आपको चैप्टर 10 जो क्लास 12 का है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 10 रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमारे जीवन में सूक्ष्मजीव की भूमिका क्या है, कैसे सूक्ष्मजीव हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है। तो आइए हम बताते हैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। ओवरव्यू में सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। उसका पढ़ना माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन जो है फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, और माइक्रोब्स इन एज बायोलॉजिकल एजेंट, और माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। इन क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आपको बारी बारी करके इसके बारे में बता दूं और आपको ये जानकारी दे दूं कि कैसे ये हमारे जिंदगी में उपयोगी होते हैं। तो आइए, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हम बायो हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये जो घरेलू उत्पाद जो है वो घरेलू उत्पाद में कैसे सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, पनीर का इस्तेमाल करते हैं, इडली डोसा का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे जो भोजन के अवयव है, जो भोज्य पदार्थ है जिसको हम लोग खाते हैं, ये सारे के सारे का निर्माण सूक्ष्मजीवों से होता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस भोज्य पदार्थ का निर्माण किस सूक्ष्मजीव से होता है। जैसे हम दही का निर्माण करते हैं, तो दही में जानिए कि दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, और ये दूध में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वही दूध को दही बनाने में सहायक होता है। उसी तरह से ब्रेड में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये कवक होते हैं, ये ब्रेड के निर्माण में सहायक होते हैं। इडली डोसा के निर्माण में ल्यूकोमोनोस्टॉक जो होता है ये सहायक होते हैं। चीज जो पनीर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पनीर में एक होता है स्विस चीज और एक होता है रॉकफोर्ट। ये टेस्ट के फ्लेवर के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो स्विस चीज जो होता है वो प्रोपैनी बैक्टीरियम सर्मेनाई के द्वारा होता है, मतलब ये जीवाणु से बनते हैं। और ये रॉकफोर्ट जो होता है वो पेनिसिलियम कवक से बनते हैं। तो पता चला कि ये जो पनीर है वो जीवाणु के द्वारा भी बनते हैं और पनीर का निर्माण कवक के द्वारा भी होता है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव होते हैं। ये जो आपको टोडी, दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। ये टोडी, जिसको तारी कहते हैं, तार के रस से फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। तो टोडी के निर्माण में भी सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सब के सब घरेलू उत्पाद हैं, हम लोग इसका निर्माण घरेलू स्तर पर करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम उसका आंसर बताएंगे। इसके बाद देखिए माइक्रोब्स इन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जो सूक्ष्मजीव हैं उसका घरेलू स्तर पर के बाद अब जो इंडस्ट्रियल लेवल पर, बड़े पैमाने पर कैसे सूक्ष्मजीव का हम लोग जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है, बड़े स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर ये कैसे हमारे लिए उपयोगी है। तो देखिए, पहले हम लोग ये बड़े स्तर पर सूक्ष्मजीव को उपयोग के लिए हम बायो फर्मेंटर कहते हैं लोहा या चदरा का बना हुआ ऐसे पात्र जिसमें हम बड़े स्तर पर सूक्ष्मजीव का निर्माण करते हैं, और उस सूक्ष्मजीव का उपयोग हम औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक उत्पादन के लिए करते हैं। हम लोग जैसे हम लोग एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, जैसे हम लोग बेवरेज बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है इसमें सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जैसे फलों का रस होता है,
किसी प्रकार के फल का रस है, उस फल के रस में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट है, ये इसमें फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के बाद इथानॉल नामक रसायन बनते हैं और इस इथानॉल का उपयोग हम बेवरेज में करते हैं, इसलिए हम बेवरेज को फर्मेंटेड बेवरेज कहते हैं। समझ में आ गई बात। और ये बेवरेज भी विस्की है, ब्रांडी है, रम है, खस है, टोडी है, गुटखा है, ये सब के सब बेवरेज है। बेवरेज भी दो प्रकार के होते हैं, एक बिना आसवन वाला वाइन और बियर। वाइन और बियर जो होता है ये बिना आसवन वाला होता है और आसवन विधि से जो हम प्राप्त करते हैं बेवरेज को, उसके अंदर आते हैं रम है, उसके बाद खस है, इसके बाद जो ब्रांडी है, ये सारे के सारे जो बेवरेज है, ये सारे के सारे बेवरेज फर्मेंटेड द्वारा बनते हैं। फर्मेंटेड और डिस्टिलाइजेशन के द्वारा, फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलाइजेशन के द्वारा ये सारे के सारे बेवरेज बनते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, किसके, वाइन और बियर के अपेक्षा। जो बियर जो है और ये वाइन है, ये दोनों के दोनों बिना आसवन विधि से तैयार किया जाता है, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब देखिए हम लोग को अगला देखना है कि इसमें ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण भी होता है। इंडस्ट्रियल जो लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर हम लोग इसका जो है निर्माण करते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। तो ऑर्गेनिक एसिड में ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड जो है, ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण में देखिए साइट्रिक एसिड का निर्माण एस्परजिलस नाइगर, ये कवक से होता है और लैक्टिक एसिड का ये लैक्टो जो है एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु के द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे उत्पादन सूक्ष्मजीव के द्वारा औद्योगिक स्तर पर होता है। तो मेरे बच्चों अब हम लोगों को तीसरा देखना है। तीसरा में देखिए यहाँ पर माइक्रोसिन सीवेज ट्रीटमेंट। ये माइक्रोसिन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज के उपचार में, वाहित मल जल के उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। तो पहली बात समझ लीजिए आप, सीवेज किसको कहते हैं। ये जो सीवेज है, सीवेज, सीवेज इसको हम लोग बोलते हैं वाहित मल जल, वाहित मल जल, मल जल, वाहित मल जल। हम लोग कहते किसे हैं, तो जैसे घरेलू नालियां और औद्योगिक क्षेत्र के नालियों में, शहर के नालियों में, मोहल्ले टोले के नालियों में बहने वाले जो गंदे जल होते हैं, उस गंदे जल को हम सीवेज कहते हैं। और उसका उपचार क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस सीवेज को जब जलाशय में गिराया जाता है तो जलाशय के जल प्रदूषित हो जाते हैं। इसलिए जलाशय के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वाहित मल जल का उपचार अति आवश्यक है। और वाहित मल जल के उपचार दो स्टेज में किया जाता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग फिल्टर करके नाले से मोटे मोटे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको छान करके अलग कर लेना, कोदाल से, वीडर से हम नाला से जो बड़े बड़े पदार्थों को छान करके अलग करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद इस नाले के जल को फिर हम दूसरे जगह हम एक टैंक में जमा करते हैं, सलग में जमा करते हैं और वहां पर हम लोग द्वितीय उपचार करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है और सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो होता है, तो उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जब जलाशय को जल में जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इस जल को जब जलाशय में गिराया जाता है तो जलाशय के जल प्रदूषित नहीं होते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका उपचार सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, इसलिए हम सीवेज के द्वितीय उपचार को जैविक उपचार भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों, जैविक उपचार के बाद जब इस जल को जलाशय में गिराया जाता है तो जलाशय के जल प्रदूषित नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला टॉपिक है, हम अगला टॉपिक देखते हैं। आइए अब हम बताते हैं आप लोगों को कि माइक्रोब्स का बायोगैस के फॉर्मेशन में क्या भूमिका होती है। बायोगैस, जिसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि बायोगैस को हम लोग गोबर गैस कहते हैं। और ये गोबर गैस होता कैसे है, बनता कैसे है ये गोबर गैस? तो गोबर गैस गोबर से बनता है।
गोबर से कैसे बनेगा? तो देखिए, गोबर में होता है मिथनोजेन नामक बैक्टीरिया। मिथनोजेन एक प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो रूमेन में जो शाकाहारी जंतु होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उसके रूमेन में ये मिथनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया गोबर के साथ बाहर निकलते हैं और गोबर के अपघटन से, उसके डिकम्पोजिशन से ही बायोगैस उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं। और ये गोबर गैस के अंतर्गत होता क्या है? इस गोबर गैस में देखिए CH4 होता है, CO2 होता है और H2S होता है और हाइड्रोजन होता है। ये चारों गैस मिल करके बायोगैस कहते हैं। चारों गैस का मिश्रण होता है इसमें, बायोगैस में, और ये ज्वलनशील होता है। पहले, आजकल तो बिजली का जमाना है, पहले जब बिजली नहीं थी या कम थे तो ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस ही बिजली के वैकल्पिक रूप में उपयोग किए जाते थे। तो पता चला कि बायोगैस के निर्माण में भी सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है मेरे बच्चों। और वो सूक्ष्मजीव कौन है? मिथनोजेन। तो याद रहे, मिथनोजेन शाकाहारी जंतु के रूमेन में रहेगा, गोबर के साथ बाहर निकलेगा और डिकम्पोजिशन के बाद गोबर के अपघटन के बाद बायोगैस उत्पन्न करेगा। क्लियर है? अब देखिए, दूसरा हम लोग को है कि ये माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल एजेंट। कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव होते हैं जो सूक्ष्मजीव खरपतवार को नष्ट करने में उपयोग होते हैं, और कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव होते हैं जो कीटनाशी होते हैं, जो फसल पौधे को कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देखिए, डिवाइन नाम करके जो कीट होता है, जो सूक्ष्मजीव होता है, डिवाइन नाम करके जो सूक्ष्मजीव होता है, ये खरपतवार नाशी का काम करता है। उसी जगह हम लोग देखते हैं बीटी, बैसिलस थोरेनजेनेसिस या बकुलो वायरस। ये बीटी जो है, बैसिलस थोरेनजेनेसिस, ये होता है बैक्टीरिया, ये होता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और बकुलो वायरस एक प्रकार का वायरस होता है। और ये दोनों फसल पौधे को कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हम इसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं और डिवाइन को हम वीडीसाइड कहते हैं। ये खरपतवार को नष्ट करने वाला और ये कीटों से फसल को सुरक्षा प्रदान करने वाला। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरे बच्चों? इसमें समझ में आ गया कि ये सूक्ष्मजीव खरपतवार को नष्ट करने वाला भी होता है और सूक्ष्मजीव फसल पौधे को कीटों से सुरक्षा प्रदान करने वाला भी होता है। तो अब आइए मेरे बच्चों, लास्ट टॉपिक बता रहे हैं। अब आइए आप लोगों को लास्ट टॉपिक बता रहे हैं इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोफर्टिलाइजर, यानी बायोफर्टिलाइजर के निर्माण में माइक्रोब्स की भूमिका क्या होती है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे राइजोबिया है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया में नोस्टॉक है ना, एनाबीना है, ये सब जो एजोला है, ये सारे के सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। माइकोरिजा है, इसका देखिए साइनो बैक्टीरिया है, ये सब के सब फ्री लिविंग जो क्या होते हैं हम लोग, इसमें जो फ्री नाइट्रोजन होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में बदलते हैं और ये नाइट्रेट मृदा में चले जाते हैं पोषक तत्व के रूप में, और मृदा से फिर ये पौधे को प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे सूक्ष्मजीव बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में सहायक होते हैं। आपको समझ में आ गया बात? ये राइजोबियम दलहन पौधे के जड़ में होता है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना, साइनो बैक्टीरिया धान के खेत में होता है, माइकोरिजा जो होता है उच्च स्तरीय पौधे के जड़ में होते हैं। ये सब के सब बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में सहायक होते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखिए कि बीओडी एक टॉपिक है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बीओडी क्या होता है? हालांकि ये हम लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट पढ़े हैं, माइक्रोब्स, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, हमको इसी जगह इसको इस टॉपिक की चर्चा होनी है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता क्या है कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर जो पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीडाइज करने के लिए वायवीय सूक्ष्मजीव द्वारा प्रयोग की गई O2 की मात्रा को हम बीओडी कहते हैं। 1 लीटर पानी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वायवीय जीवों के द्वारा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितने O2 की आवश्यकता होती है, O2 का डिमांड होता है, हम उसी को बोलते हैं बीओडी। समझ में आ गई बात? अब इसमें अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर भी करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक हम इसका शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है
कि इसको ध्यान पूर्वक में इसको सुनना है और इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिखना है और रिवीजन करना है। जब अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। इतनी बात आप लोगों को भी समझ में आ रही है कि बिना पढ़े समस्या का समाधान नहीं होगा, पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। ये सारी बातें लोग जान रहे हैं। तो मेरे बच्चों, एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है। हम सारा का सारा टॉपिक डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। आप समय निकाल करके इसको देखें। कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो या ऑनलाइन पढ़ा हो, एक बार मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको कम ही समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसकी गारंटी है। और इससे सवाल भी आपका बहुत सारा हल हो जाएगा बोर्ड के परीक्षा में, क्योंकि हम बोर्ड के पैटर्न पर ही, हम बोर्ड के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके ही आप लोगों को ये वीडियो बता रहे हैं। आप लोग अपना समय को बर्बाद नहीं करें। और इस वीडियो को जो पीछे भी डाल चुके हैं हम लोग, 1 से लेकर के ये 10वां वीडियो है, इस वीडियो को रिवीजन करें, बार बार देखें। जितना बार देखेंगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर हो जाएगी और आपका परीक्षा उतना अच्छा रहेगा, रिजल्ट उतना शानदार होगा। आप नहीं चाहते हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी करके हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए? मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ थोड़े समय के लिए, कि थोड़े समय के लिए आप मेहनत करेंगे और रिजल्ट आपका बम्पर हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी है इस बात की आपको। आप जो है इसको रिवीजन करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करें और उसके बाद लगातार रिवीजन करें। हम पहले भी बता चुके हैं कि कम समय में हम एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने के लिए, रिजल्ट अच्छा करने के लिए हम कई टिप्स आप लोगों को दे चुके हैं। और भी लगातार हम आपको मोटिवेशनल वीडियो हम प्रस्तुत करते रहेंगे ताकि आप मोटिवेट हो और पढ़ाई में मन लगाएं। मेरे बच्चों, थोड़े समय में पढ़ाई में मन लगा करके आप अपना कैरियर, रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना भविष्य बनाएं। समझ में आ गया? प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, अच्छा लगता हो तो शेयर करें, दूसरे को भी फायदा पहुंचाए। और आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि सहरसा में जो मेरा 2 सेंटर है, जो मिटोला चौक पर है, इस्लामिया चौक पर है, और एक और नया सेंटर भी हम देने के लिए जा रहे हैं, सराही चौक पर देने जा रहे हैं, जो नमक गोदाम रोड है। मैं उसमें भी आपको बहुत जल्द ही वहाँ पर भी ब्रांच देने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम आप लोगों को अन्य सेवा में प्रस्तुत हैं, हाजिर हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे, जो आने वाला समय है, जो परीक्षा का समय है, अगले साल जो परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उस बोर्ड की परीक्षा में हमारे बच्चे अपना नाम, माँ बाप का नाम, समाज का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम और देश का नाम रोशन करे। इसलिए हम वीडियो को आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, आपको पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको कम समय में आपकी तैयारी हो सके और आप अपना भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और रोज आपको 7 बजे शाम में आपके लिए नया नया वीडियो प्रस्तुत हो जाएगा, प्रतिदिन शाम के 7 बजे आपके लिए। समझ में आ गया? थैंक यू।